साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 4 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, प्रश्नों का लेवल क्या होगा, हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। 20 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। प्रश्न को घुमा करके पूछा है। कुल मिलाकर के आपसे यह पूछना चाहता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन घुमा करके प्रश्न पूछा क्योंकि उस समय आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि आप प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। तो घुमा करके प्रश्न यही पूछा कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लें, ब्यास, झेलम, सतलुज या फिर रावी। चलिए आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि जो सतलुज नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए कुछ जानकारी, तो सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक और स्टैटिक का प्रश्न भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। और ये जो है सिंधु की सहायक नदी है सतलुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफी सरल सा यह प्रश्न है। सिंधु, रावी, झेलम या फिर ब्यास। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी यानी कि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। देखिए, तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और झेलम नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कायाल, देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके एमपीपीएससी ने भी कवर किया है। तो कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि केरल में कायाल पाए जाते हैं। अब ये कायाल क्या होते हैं आइए बता देते हैं आपको। तो कायाल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुनमादा कायाल में आयोजित की जाती है। तो जो कायाल होते हैं वो एक तरह से जलमग्न स्थान होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, मछली के उत्पादन वगैरह जो होता है या फिर अंतर्देशीय परिवहन जो होता है वो यहाँ पर बड़ी आसानी से होता है। ठीक है, तो कायाल नामक भौगोलिक संरचना कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत के केरल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? विजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह। आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखिए, तो केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह वेम्बनाड कायाल में स्थित है। वेम्बनाड तो आपको याद होगा, वेम्बनाड एक झील है। ठीक है, तो वहीं पर जो है कायाल जो स्थित है वहां पर है आपका वेम्बनाड कायाल में जो है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी घाट। ये तीन आपको ऑप्शन दिए हैं। किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी कि इनमें से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी है 1 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन दे करके पूछे जाते हैं। चलिए आंसर की बात करें, सही आंसर है ए यानी कि 1 और 2 दोनों। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों जगह पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए जानकारी, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर भारी वर्षा होती है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां पर भारी वर्षा होती है। लेकिन जो आपका पूर्वी घाट दिया हुआ है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? यहाँ पर आपको पहले ही बता दे रहा है कि लूनी नदी जो है वो पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ पर समाप्त होती है यह आपसे पूछा जा रहा है। साबरमती की सहायक नदी में, कच्छ के रण में, अरब सागर में या फिर माउंट आबू में। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि कच्छ के रण में जो है लूनी नदी समाप्त हो जाती है। एमपीपीएससी ने एक बार इस प्रश्न को भी पूछा है। तो लूनी नदी का उद्गम जो है वो राजस्थान के अरावली श्रेणियों में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो स्टैटिक भी आपका क्लियर हो गया, राजस्थान के अरावली से निकलती है ये आपकी लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं।
और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो एक ही राज्य से निकलती है और उसी राज्य में समाप्त हो जाती है। चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि झारखंड में चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ ऐसे लौह खदान और कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं लेकिन परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो झारखंड में स्थित है। चिरिया झारखंड की पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह चिरिया लौह खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। तो सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान भी कौन सी है? चिरिया है, जो कि झारखंड में है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है जलीय पौधों के लिए, ऑप्शन बी है अलगल ब्लूम्स के लिए, ऑप्शन सी है मैंग्रोव वन के लिए, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वनों के लिए। आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर सी, यानी कि मैंग्रोव वनों के लिए मंगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ी युक्त पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पर? तो दलदल युक्त स्थानों पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ये मैंग्रोव एक प्रकार का झाड़ी वाला पौधा होता है। भारत के सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो दलदली स्थान है, तो यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? किसमें सबसे ज्यादा लोहा होता है? ठीक है, अयस्कों में। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडेराइट। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि मैग्नेटाइट में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। देखिए, तो मैग्नेटाइट में सर्वाधिक लोहा, उसके बाद में हेमेटाइट, उसके बाद में लिग्नाइट और लास्ट में सिडेराइट में जो है लोहा पाया जाता है। सिडेराइट में लोहे की गुणवत्ता सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में होती है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। सुंडा ट्रेंच किस महासागर या फिर सागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अरब सागर। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच या फिर सुंडा गर्त स्थित है। ठीक है, देखिए, तो सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सबसे बड़ी ट्रेंच कौन सी है और किस महासागर में स्थित है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी ट्रेंच यानी सबसे बड़ी गर्त कहाँ पर है और क्या नाम है उसका, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक रही थी? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931, 1931 से 1941। आंसर की बात करते हैं। देखिए, तो सही आंसर है बी, यानी कि 1911 से 1921 के बीच में जो है भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक रही थी। याद रखना है। देखिए रीजन क्या था, तो 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर रही थी। इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर जो है वो नकारात्मक रही थी। ठीक है, 1901 से 1911 तक तो बढ़ी, लेकिन 1911 से 1921 तक में काफ़ी नकारात्मक रही। ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसे रीजन हो गए थे जिसकी वजह से लोग वृद्धि कम हुई और कमी ज़्यादा हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 देखते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कूच बिहार नाम का जो स्थान है पश्चिम बंगाल में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए, रेशम के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर सीसा उत्पादन के लिए। आंसर की बात करें, सही आंसर भी, यानी कि रेशम उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल में कूच बिहार प्रसिद्ध है। देखिए, तो पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3387 वर्ग किलोमीटर कूच बिहार का पूरा क्षेत्रफल है और रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये तीनों चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए या फिर कपड़ा उद्योग के लिए। आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि पेट्रोलियम उद्योग के लिए भारत में नूनमती नामक स्थान स्थित है। देखिए, नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला तेल शोधन कारखाना इंडियन ऑयल का कहाँ पर स्थापित किया गया था? नूनमती असम में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो याद रखिएगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बादाम, अफीम, गेहूं या फिर कपास। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अफीम के लिए हेमलंद प्रसिद्ध है। देखिए, तो हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व के कुल उत्पादन की 75% अफीम जो है वो हेलमंद
अफगानिस्तान में ही उत्पादित की जाती है। तो सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन अफगानिस्तान में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। देखिए, जोड़ता किसको है, अलग किसको करता है, दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि जिब्राल्टर से दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, जोड़ता किसको है, तो यह जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। तो दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, कटाव के परिणाम क्या होते हैं? ठीक है, आपको तीन यहाँ पर कूट दिए हुए हैं। पहला है मृदा अपरदन में वृद्धि, दूसरा है भूमिगत जल का भंडारण और तीसरा है आकस्मिक बाढ़। तो कटाव के परिणाम क्या होते हैं? अगर मिट्टी का कटाव होगा तो उसका परिणाम क्या सामने आएगा, यह आपसे पूछा गया। उपरोक्त कूट में से आपको आंसर देना है। केवल एक और दो दोनों, एक और तीन। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 सभी। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। देखिए, तो अत्यधिक मात्रा में कटाव होने के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति ना होने के कारण मृदा की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है और वर्षा का जल भूमि में नहीं जा पाता, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, तो क्या होगा, अगर वनों का कटाव कर दिया जाएगा तो पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी पर पकड़ नहीं होगी, पानी बरसेगा, मिट्टी कट करके चली जाएगी। तो पहला सही है, मृदा अपरदन में वृद्धि। दूसरा है कि आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। अब क्या होता है, भूमि में जल नहीं जा पाता है और पेड़ों की वजह से जल रुक भी नहीं पाता है, तो कहीं कहीं पर आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। तो वन कटाव के ये परिणाम होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? ओरोजेनिक बल से कैसे पर्वतों का निर्माण होता है? कूट 1 है ब्लॉक पर्वत, कूट 2 है फोल्ड पर्वत, कूट 3 है रेलिकट पर्वत। ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 3 है 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। देखिए, तो ओरोजेनिक बल के कारण वलन, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वतों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? लौंग, गन्ना, तंबाकू, कॉफी। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि लौंग की खेती के लिए जंजीबार द्वीप समूह को जाना जाता है। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाइली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग उत्पादन के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, लौंग उत्पादन अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? कूट नंबर 1 है मध्य एशिया में स्टेपीज, कूट नंबर 2 है उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, कूट नंबर 3 है अब दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। मध्य एशिया में स्टेपीज कहते हैं, उत्तर अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो मध्य एशिया में घास के मैदानों को स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, जबकि दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय हैं? कूट नंबर 1 है माउंट किलिमंजारो, कूट नंबर 2 है माउंट कोटोपैक्सी, कूट नंबर 3 है मोना किया। केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, 2 और 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर की बात करें, सही आंसर सी, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। यानी कि आपके माउंट कोटोपैक्सी और मोना किया जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखिए, तो माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है। पिछले 400 वर्षों से इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, कोटोपैक्सी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और मोना किया ज्वालामुखी अफ्रीका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए आपके कूट नंबर 2 और कूट नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ज्योग्राफी के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जैसा आप कमेंट करेंगे आपके हिसाब से हम वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इनिशिएट कीजिएगा हमको भी, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे आपके लिए हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। दोनों वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आगे आपका एमपीएसआई, एमपी पटवारी और एमपीपीएससी 2021 भी बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।